Okay, so now we are starting. So the next topic we are going to do is gravitational potential energy. ठीक है भाई. सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना शुरू करते हैं. इसको शुरुआत कर रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो देखें. सबसे पहले देखिए, अगर दो बॉडी को नज़दीक हमने रखा है तो इनके बीच में इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक, कितना होगा? हाउ डू वी फाइंड दैट? लेट्स अंडरस्टैंड. तो देखिए, अगर हम इन दोनों को इन्फिनिटी पे भेज दें, कहाँ भेज दें? इन्फिनिटी पे. जनरली ये पॉइंट मास होता है, तो इफ़ यू वांट आप पॉइंट मास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे हमने m1 ले लिया और यहाँ पे हमने m2 ले लिया. ठीक. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग that particular system from infinity. तो जैसे अगर सिस्टम ऑफ टू मासेस का देखें तो फॉर सिस्टम ऑफ टू मासेस टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मासेस टू प्रेजेंट कन्फिग्रेशन. टू प्रेजेंट मतलब अभी का जो कन्फिग्रेशन है, टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी. टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इन दोनों को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट मासेस की, फिर बात करेंगे अगर मल्टीपल मासेस होंगे तो क्या करना है. तो इसको हम लोग को डिराइव करना है भाई. कैसे डिराइव करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं, अच्छा लास्ट में इनके बीच का सेपरेशन r है. फाइनली शुरुआत में कितना था? इन्फिनिटी था. ठीक है भाई. अब देखो, m1 को लाए इन्फिनिटी से तो वहाँ कोई कुछ भी नहीं था, इसीलिए m1 को लाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा. क्यों नहीं वर्क डन करना पड़ा? कुछ है ही नहीं. हम लोग बस इन्हीं दोनों को अज्यूम कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में. तो अगर कहीं भी कुछ नहीं है, केवल यही दोनों हैं, तो m1 को या m2 को, जिसको भी पहले लाएंगे उसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट मास तो 0 है, तो उसकी चर्चा भी नहीं करते, बस ये बता देते हैं, है ना. वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट मास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 इज 0, है ना. ये यहाँ लिख लेंगे आप. क्या लिख लेंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 को लाने में वर्क डन. m1 या m2 कुछ भी हो सकता है, जिसको पहले लाए. अब m1 को रख दिया, फिक्स कर दिया, इसके प्रेजेंस में अब m2 को ला रहे हैं. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग m2 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखें. तो मान लेते हैं कि m1 यहाँ पे आ गया और m2 को अब इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं. तो बीच में कभी तो m2 यहाँ पे होगा. कहाँ पे होगा? x पे. तो इन्फिनिटी से m2 को जब ला रहे थे उसके दौरान कभी एक समय m2 x पे आया, तो उस समय जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? तो फोर्स उस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कराने में जो वर्क डन है वो dw लिख लेंगे, f dx लिख लेंगे कि नहीं? बोलो क्या लिख लेंगे? बोलो f dx. अच्छा f क्या लिखते हैं? उस समय फोर्स क्या लग रहा है? बोलो
F लग रहा है G स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना भाई। ये आ गया dw। टोटल वर्क डन अगर निकालना हो तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw। कहाँ से कहाँ तक, तो देखो भाई पहले कहाँ से ला रहे थे बताओ, इन्फिनिटी से। कहाँ पे लाए, जब x का वैल्यू r हो गया वहाँ तक लाए, तो g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, है कि नहीं। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, वर्क डन आ जाएगा। तो पहले इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वर्क डन आ जाएगा इक्वल टू, देखो g m1 m2 ये सब तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया, dx बाई एक्स स्क्वायर, ये रह गया कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखना भाई हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, ये इसी के नीचे लिखते हैं g m1 m2 और ये हो जाएगा x का पावर -2 ऊपर जाएगा तो, और इंटीग्रेशन करते हैं x टू द पावर n का, तो -2 + 1 बाई -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, तो ऐसे बॉक्स बना लेते हैं इन्फिनिटी से r तक। तो ये हो जाएगा g m1 m2। अच्छा यहाँ पे देखिए ये -1 आएगा और ये x का पावर -1 को तो 1/x लिख लेंगे, माइनस जो है उसको बाहर कर लेते हैं और इसको लिख लिए इन्फिनिटी से r। तो ये कितना आ गया बोलो, -g m1 m2 इंटू 1/r -1/इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, ये आ गया वर्क डन इक्वल्स टू -g m1 m2/r। ये वर्क डन आ गया। ठीक है भाई, ये वर्क डन आ गया। अब यही वर्क डन हमने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हमारे पास दो मासेस हों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है भाई, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है u, इट इज इक्वल्स टू -g m1 m2 अपॉन r, है ना। ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब बात कर रही है कि अगर मान लें कि बहुत सारा मास हो, ठीक है, मल्टीपल मास, तो इसके ऊपर आप हेडिंग लिख लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल मासेस। मान लीजिए मल्टीपल मासेस हों, ठीक है, ऐसे 3 मास का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, m1 m2 और m3, ये है, दिख रहा है, हाँ। तो अब इसका अगर डिस्टेंस यहाँ पे r12 ले लें, ये डिस्टेंस r23 ले लें और ये r13 ले लें, तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा u इक्वल टू -g। अब देखिए g कॉमन होगा सब में, है ना, बाकी सब कुछ आएगा जैसे m1 m2 बाई r12, ये दोनों का पेयर एक ले ली, जितने पेयर पॉसिबल है ना उन सारे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। तो g m1 m2 बाई r12 प्लस g तो कॉमन आ ही चुका है, अब इस पेयर के लिए लिख लेते हैं m2 m3 बाई r23 प्लस m3 m1 बाई r31। तो ये आ जाएगा, इसको आप पूरा एक लाइन में लिख लेंगे
तो ये पूरा आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल मासेस दे देगा। ठीक है, मल्टीपल मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो यही होगा। ठीक है भाई, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए, अगर आप R बढ़ाएंगे मतलब M1 M2 के बीच का सेपरेशन क्या करेंगे, बोलो, इंक्रीज करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। देखिए, आप R इन्फिनिटी कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं, है ना। मतलब अगर R इन्फिनिटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बोलो, ज़ीरो है। और उसके बाद जब R को डिक्रीज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि R अगर फाइनाइट हो तो U नेगेटिव है, अदरवाइज U क्या है, बोलो, नेगेटिव। मतलब R को डिक्रीज करने से U भी डिक्रीज होता है। अब ये बड़ा अजीब लगता है स्टूडेंट्स को, बोलते हैं सर R तो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो R को डिक्रीज करेंगे तो U इंक्रीज करना चाहिए, पर ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? उसका कारण है कि आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस की वजह से R डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, और मोर नेगेटिव नंबर तो छोटा नंबर होता है ना, इसीलिए U भी डिक्रीज होगा। तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है भाई, इसको भी मिटा दे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, एनर्जी हटा दिया हमने, अब ये हेडिंग हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये भी आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए, अब क्या करते हैं, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्या होता है ये वर्क डन। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके लिए पहले निकालते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए निकाल रहे थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली में हम लोग निकालते हैं एक मास के बगल में यहाँ पे वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा है जैसा हमने पूछा था किसमें, कि हमने पूछा था फील्ड के केस में, कि ये मास यहाँ पर है m, तो r डिस्टेंस पे उसका फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना। तो दूसरा मास वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, दूसरा मास हो चाहे नहीं हो, ये m वहाँ पे अपना ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करेगा और अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्रिएट करेगा। तो फील्ड का तो आंसर हम लोग कर चुके हैं। वो हमने क्या कैसे किया था, यहाँ पे पॉइंट मास रख लिया था, टेस्ट मास जिसको कहा था, उस पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसी का मास, ये हमको यहाँ का फील्ड दे देता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, यहाँ से यानी इन्फिनिटी से, इसको तो रख दिए, इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को लाने में, इन्फिनिटी से कैसे मास को, यूनिट मास को लाने में जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन ही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, बोलो, एट अ पॉइंट। सो वर्क डन पर यूनिट मास in moving the mass from infinity to that point। मतलब जिस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, जिस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी से कोई मास को लेके आएंगे, जितना वर्क डन हुआ
उस वर्क डन का पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट मास निकाल लेंगे तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा। ठीक है भाई, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि एम नॉट मास उठाए। क्या उठाए? एम नॉट मास, और उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाना है। अब सेपरेशन आर है, कहीं बीच में सेपरेशन एक्स रहा होगा जैसा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किया है। तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही करते हैं, पिछले में भी यही किया। वहाँ पे m1 m2 था, यहाँ कैपिटल एम स्मॉल एम है, या एम नॉट ले लो टेस्ट मास, और कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर, है ना। अब ये वर्क डन कैसे निकलेगा बोलो? ये निकालने के लिए वैसे ही बिल्कुल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आ गया, एक्स का पावर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। क्या लिख लेंगे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। बोलो कहाँ से कहाँ तक? तो इन्फिनिटी से आर तक। तो भाई ये तो हो गया, इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करें? ये -1 बाहर आ जाएगा और वर्क डन आ जाएगा। दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू -g कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/x। कहाँ से कहाँ? फिर से बोलो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, है ना। तो वर्क डन क्या आ गया बोलो? -g कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r -1/इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, लिमिट पुट कर दिया हमने, तो वर्क डन का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा -gm/r, है ना। m नॉट बार बार नहीं लिख रहे हैं, झंझट लग रहा था, तो m नॉट छोड़ दें, m ही मान लो। ठीक है, m ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार नॉट लिखने में दिक्कत है। अब इसको पोटेंशियल नहीं कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट मास को पोटेंशियल कहेंगे। तो ये वर्क डन आ गया। अब हम लोग पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हमने U से डिनोट किया था, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V जो होगा वो आएगा वर्क डन पर यूनिट मास। किस मास से डिवाइड करेंगे? जिस मास को उठा के ला रहे हैं उस मास से डिवाइड करेंगे। तो उस मास से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और आएगा -gm/r। यानी कि अगर यहाँ पे मास कैपिटल M है तो वो वहाँ से r डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल क्रिएट करता है वो है -gm/r। मतलब इसका पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे 0 है, और जैसे जैसे नज़दीक लाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है भाई, क्या करता है बोलो? अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। तो वास्तव में कैपिटल M तो किसी भी मास पे अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएगा ना, तो इसलिए पोटेंशियल उसका नेगेटिव है। जल्दी से इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ध्यान से सुने, ये तो हमने कर लिया। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कंबाइंड चर्चा। ठीक है, अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी, 4 क्वांटिटीज़ पढ़े, उनकी कंबाइंड चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है जनरल चर्चा। जनरल, है ना, चर्चा। ये जनरल चर्चा किस पे है? एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है भाई, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फोर्स की बात होगी, यहाँ पे फील्ड की बात होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा, इधर से लिखते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है भाई, ध्यान से सुने। फोर्स जो था वो दो मासेस के बीच में था, m1 m2, और वो फोर्स का वैल्यू क्या था बोलो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है कि नहीं। उसी तरह से फील्ड कैसे निकालते थे, एक मास m ले लिया, इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, दूसरा मास का ज़रूरत नहीं है, फील्ड लिखते हैं E इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ध्यान दें आर स्क्वायर है दोनों में, इन दोनों में आर स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी भी दो मासेस का रिक्वायरमेंट रखता है, m1 और m2, इनके बीच का सेपरेशन r, और पोटेंशियल एनर्जी U कितना हो गया बोलो, माइनस जी m1 m2 बाई r। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक मास m लिया तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो वो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, माइनस जी m बाई आर। देखना भाई, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, क्या है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स और फील्ड इनका डायरेक्शन होता है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये जो हैं ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, इसका यूनिट क्या है बोलो, न्यूटन, इसका यूनिट बोलो न्यूटन पर केजी। डायमेंशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं, न्यूटन पर केजी पता चल गया, डायमेंशन खुद से लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बता दो, अरे बोलो भाई जूल, क्योंकि ये वर्क डन के बराबर होता है ना, तो इसका यूनिट हो गया जूल। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ न्यूटन पर केजी। अच्छा भाई, इसका यूनिट बता दो, ये है जूल पर केजी, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट मास है ना, तो जूल पर केजी। अच्छा, इनका आपस में कुछ रिलेशन है, हाँ, E इक्वल्स टू F/m होता है, हाँ। उसी तरह से आप देखिए तो V और U में भी आपको रिलेशन दिख रहा होगा, V इक्वल्स टू U/m, है ना। सोचो, ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास, पोटेंशियल। अच्छा, तो फिर इन दोनों में भी कुछ रिलेशन होता होगा क्या, होता है। इन दोनों में भी कुछ रिलेशन होता होगा क्या, होता है। आगे के टॉपिक में यही दोनों रिलेशन पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ जगह खाली छोड़ देंगे और वहाँ जगह को बाद में रिलेशन से भर लेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे उस रिलेशन को, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, और वहीं से आपको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का भी रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गई जनरल चर्चा। क्या आप इन सब का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो हम नहीं निकाल रहे हैं, सब का डायमेंशन खुद से निकालिए। जैसे, अरे निकाल नहीं कह रहे हैं, लिख देते हैं। देखो, फोर्स का डायमेंशन बोलो, सबको याद है ना, क्या है, mL/T-2, है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या हो जाएगा बोलो, इसका डायमेंशन कल निकाला भी था, याद करो, दिस बाई दिस, तो m0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई मास कर देंगे ना, m0 L/T-2। अच्छा, उसी तरह से u का बता दो, अरे u मतलब वर्क डन का, तो mL²T-2। अच्छा भाई, तो v का डायमेंशन बता दो, अरे इसी में मास से डिवाइड कर दो, मतलब m0 L/T-2, है कि नहीं। ये आ गया चारों का डायमेंशन। तो इस तरह से हमने चारों के डायमेंशन लिख लिए, चारों का यूनिट लिख लिया, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, किनके क्या वैल्यूज़ हैं, किसमें कम से कम 2 मास की ज़रूरत है, किसमें एक ही मास से निकल जाता है, ये सब चर्चा हमने करी, है ना। उसी के साथ
हमने इनके यूनिट्स की चर्चा करी, कौन दो स्केलर है, कौन दो स्केलर है, कौन दो वेक्टर है, ये दोनों ये चर्चा करी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसमें तो अट्रैक्टिव डायरेक्शन होता है, मालूम है ना। इसमें डायरेक्शन इधर होगा, ये भी मालूम है ना। तो इस तरह से हमने बड़ी ब्रॉड चर्चा अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उस पर कर लिया, एकदम नॉर्मली सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। इसको देखते हैं, आगे का टॉपिक यही होगा, पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन है और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने कहा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे बोलो, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। सो नेक्स्ट हेडिंग इज, देखिए हेडिंग है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखिएगा। मान लेते हैं कि ये मास m है, यहाँ पे इसका फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे फील्ड E है, किधर होगा, इधर होगा, है ना, फील्ड इधर है। अच्छा, और फोर्स किधर होगा, वो भी इधर होगा। यहाँ पे अगर स्मॉल m मास रख लें तो फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, m इंटू ई आएगा कि नहीं बोलो। E जो होता है वो F/m होता है कि नहीं, ये क्या होता है बोलो, F/m, तो F इक्वल्स टू m/e होगा, है ना। अब अगर हम लोगों को वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुने। मान लीजिए कि हम x को बढ़ा रहे हैं, ये x है, x, ठीक है, ये x चेंज हो रहा है, तो x का जो चेंज होगा वो इधर कुछ dx होगा, है ना, ये हमने इधर बढ़ाया। तो इसके दौरान जो वर्क डन होगा dw, वो क्या लिखेंगे, फोर्स इधर है ना भाई, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो dw क्या लिखेंगे, F डॉट ds लिखेंगे कि नहीं। तो dw जो होगा, dw इक्वल टू m इंटू ई, लिख सकते हैं क्या, फोर्स को m ही लिख सकते हैं, डॉट ds की जगह dx एंड cos 180 डिग्री, है ना। अब हम वेक्टर हटा रहे हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, e डॉट dx इंटू कॉस 180 डिग्री, डॉट हट गया है, मतलब अब तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। कॉस 180 क्या होगा, -1। तो देखना भाई, dw बाई m, वर्क डन पर यूनिट मास, इक्वल्स टू e और dx इंटू कॉस 180 यानी -1, तो इक्वल टू थोड़ा इधर करके माइनस यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ तक ले गए तो इसमें इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी बदला क्या, हाँ, तो जितना वर्क डन हुआ ना वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन हुआ वो क्या है बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो dw बाई m क्या लिख लेंगे, dw बाई m, ये यहाँ पे रिलेशन किसका डेराइव करने जा रहे हैं, फील्ड और पोटेंशियल का, dw बाई m यानी du बाई m इक्वल्स टू -e dx, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखना du बाई एम इक्वल्स टू -e dx लिख रहे हैं, हमने अभी अभी क्या लिखा था, u बाई एम यानी v, तो बताओ du बाई एम यानी dv होगा कि नहीं,
एकदम लिख सकते हैं। तो ये dv हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, देखना भाई, एक लाइन यहाँ लिख रहे हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स, है कि नहीं बोलो। तो E इक्वल टू क्या आ गया बोलो, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो बताओ क्या ये रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल है? हाँ, तो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आ गया। अच्छा, आपको यूनिट याद अगर हो तो इसका यूनिट था जूल पर केजी, और dx मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका पर मीटर होता है, पर मीटर, जूल पर केजी पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट, नया यूनिट यहाँ से निकल के आता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी भी बताऊंगा, तो वो मैं इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, dw को क्या लिख पाएंगे, f dx माइनस में, अगर me नहीं लिखते तो यहाँ f लिखते, तो f dx cos 180 माइनस 1 होता। तो माइनस एफ डी एक्स इक्वल्स टू डी यू हो गया कि नहीं। तो बता दो भाई, f इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। यानी जो रिलेशन फील्ड और पोटेंशियल में है वही रिलेशन फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में भी रहता है ना। ये रिलेशन हो गया फील्ड एंड पोटेंशियल का, या आप कह लें फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का। जल्दी से आप कॉपी कर लें इतना। चलिए, तो ये हो गई रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की बात। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे याद करिए, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर पढ़ा था, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फील्ड पढ़ते हैं तो क्या आप फोर्स आराम से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि फील्ड आप अगर मालूम हो तो फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन है, F इक्वल्स टू एम ई, है कि नहीं बोलो। तो अगर फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेंगे। उसी तरह से अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू एम इंटू वी, यही तो होगा। तो V मालूम होगा तो M से मल्टीप्लाई करके U निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों पढ़ते हैं सारे शेप्स का। ठीक है भाई, मतलब सारे शेप्स का हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी शेप का पढ़ना है हम लोग E और V पढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल बॉडी, है ना, स्फेरिकल बॉडी। देखिए, स्फेरिकल बॉडी का पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग के लिए हॉलोस्फीयर है। क्या है बोलो? हॉलोस्फीयर। ठीक है भाई, क्यों हॉलोस्फीयर पढ़ना है? जो सॉलिड स्फीयर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पोटेंशियल में, और इसीलिए आप देखेंगे सीबीएसई सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हॉलोस्फीयर थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सॉलिड स्फीयर भी जानना ज़रूरी है, लेकिन केवल बाहर के लिए, अंदर के लिए नहीं। हॉलोस्फीयर देखते हैं पहले। ये हॉलोस्फीयर हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसका बाहर में जो फील्ड होता है, अगर आपको याद हो, Gm/r², बिल्कुल पॉइंट मास की तरह। मतलब शेल थ्योरम कहता है कि इस पूरे को सेंटर पे मान लो और पॉइंट मास ले लो बाहर पे, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना, रेडियस से बड़ा हो, यानी बाहर के पॉइंट के लिए ऐसा होता है। तो पोटेंशियल भी सिमिलर आएगा, है ना। जो पॉइंट मास का फील्ड है, अगर वही फील्ड है तो पोटेंशियल भी वैसा ही होगा, क्योंकि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल तो यूनिक है। तो V इक्वल्स टू माइनस Gm/r आएगा। ठीक, अच्छा, फॉर R लेस देन कैपिटल R क्या होता है बोलो? अंदर के पॉइंट के लिए आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अंदर में जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ
कि देखो ध्यान से माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये ज़ीरो हो गया ना, क्या ज़ीरो हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो अंदर में डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो, यानी v को क्या लिख लोगे बोलो, v को लिख लेंगे कांस्टेंट। तो अंदर में v सब जगह सेम होता है। कितना होता है, तो जितना सरफेस पे होता है उतना ही होगा। तो सरफेस पे कितना v होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो ये बाहर के सारे पॉइंट पे है। सरफेस के लिए स्मॉल r को कैपिटल R लिख लेना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं। तो वो अंदर में v नॉट मान लो, या सरफेस पे v नॉट मान लो, तो वो v नॉट कितना आ जाएगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल R आ जाएगा कि नहीं बोलो, माइनस जी एम बाई कैपिटल R। ये v नॉट है ऑन द सरफेस, एंड इवन इनसाइड द सरफेस ऑल्सो सेम रहेगा। मतलब इनसाइड हॉलोस्फीयर जो पोटेंशियल होता है वो ऑन द हॉलोस्फीयर पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो लिख लेना, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फीयर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर ड्यू टू हॉलोस्फीयर इनसाइड द हॉलोस्फीयर इज सेम एज दैट ऑन द स्फीयर। ठीक है, ऑन द स्फीयर जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इनसाइड द हॉलोस्फीयर भी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। समझ लिया हमने इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सॉलिड स्फीयर की बात। अच्छा, इसका ग्राफ एक बार देख लें क्या, इसका ग्राफ v का ग्राफ, v का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, इसमें तो साइन की बात है नहीं, इसमें तो वैल्यू है, और वैल्यू थ्रू आउट नेगेटिव है। तो इसीलिए आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें नीचे ऊपर की बात नहीं होती, इसमें ऊपर नीचे ही ड्रॉ होता है और ऐसे ड्रॉ होता है। देखिए, अप टू कैपिटल R इनसाइड के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट, और उसके बाद ऐसे। ठीक है भाई, ये कितना होगा, ये v नॉट होगा जो हमने यहाँ लिखा है, माइनस जी एम बाई कैपिटल R, और उसके बाद इन्फिनिटी पे ये डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गई बात हॉलोस्फीयर की। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बोलो, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर की बात नहीं करेंगे, मतलब इनसाइड नहीं होगा। इनसाइड में गजब वेरिएशन होता है, तो हम लोग को वो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को बाहर का मालूम होना चाहिए। तो बाहर की बात कर लेते हैं सॉलिड स्फीयर में। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो बाहर में इसका फील्ड कितना होता है बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस जी एम बाई, माइनस नहीं मतलब अट्रैक्टिव होता है बस इसलिए, जी एम बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वही होता है जो यहाँ होता है। इसलिए बाहर में इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो यहाँ है, मतलब माइनस जी एम बाई आर। बाहर में तो यही होगा, अंदर में ये अजीब सा पैराबोलिक बिहेवियर शो करता है। इसका ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, लेकिन घबराना नहीं है इस ग्राफ को देख के। देखिए, यहाँ से मतलब जब आपका डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, वहाँ से तो बिल्कुल वैसा ही होगा ना जैसा ये है, तो यहाँ से तो ऐसे ही है, इससे पहले ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा पैराबोलिक बिहेवियर शो करता है। ठीक, लेकिन ये कहाँ से आया, तो ये रिलेशन बिटवीन फील्ड पोटेंशियल से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ये अभी कंसर्न नहीं है, इसलिए हम लोग इतने ही पे सीमित रहेंगे। ये ग्राफ आपको मेनली ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट है तो वो पॉइंट मास तो है नहीं, वो तो सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए भी पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमारा कंसर्न वही है। ठीक है भाई, तो इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ जाए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्केप स्पीड। क्या नाम है बोलो, एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या है समझना। एस्केप स्पीड, पहले हेडिंग लिख लें, एस्केप स्पीड। ठीक है भाई, तो ये हमारा ग्रेविटेशन अर्थ हो गया,
और इसका रेडियस हमने r मान लिया। ये इन जनरल कोई भी प्लैनेट हो सकता है। इसका मास हमने m अज्यूम कर लिया और इसके सरफेस से अगर एक बॉडी को भेजते हैं, फेंक दें, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, कम स्पीड से फेंकते तो क्या होता है? जाता है, आ जाता है, जाता है, आ जाता है। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल इसका काम करता है, नीचे खींच लेता है इसको। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंका जाए, ऐसा हो सकता है ये कभी नहीं आए। तो एस्केप स्पीड वो मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड with which when a body is thrown, when a body is thrown upward, it never returns back on the planet, returns back on the planet। वो कभी प्लैनेट पे रिटर्न बैक नहीं करेगी, ठीक है। ये वो मिनिमम स्पीड है। इसको लिख लीजिएगा, इसको जल्दी मिटा दूंगा मैं। तो मिनिमम स्पीड विथ विच व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड and it never returns back on the planet is called escape speed for that planet। उस planet के लिए ये escape speed कहलाता है, ठीक है भाई। तो कितना मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि ये भाग जाए, ये वापस ना आए। तो मान लो कि हम लोगों ने vi से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया, अर्थ के सरफेस से दिया, और ये एज अ रिजल्ट h हाइट तक पहुंच गया, ठीक है भाई। इसी h को बाद में इन्फिनिटी बना देना। तो अभी इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्या? हाँ है। इस सॉलिड स्फीयर से ये बाहर है ना, तो शेल थ्योरम लगा के बाहर वाले पॉइंट्स को सबको एक जगह अगर ज्यूम कर लें तो इनके बीच का सेपरेशन r हो जाएगा। इस समय कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -g कैपिटल M, और जिसको फेंक रहे हैं उसका मास स्मॉल m बाई r। ये अभी उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब थ्रो करते हैं हवा में तो उसके बाद के मोशन के दौरान क्या कोई फोर्स है जो लग रहा है अर्थ के अलावा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा? नहीं। यानी कि इसके बाद के मोशन में केवल एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, बोलो। एंड अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पूरे मोशन के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया भाई, प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लें क्या, हाफ mvi² इक्वल टू, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो उस समय कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mvf², फाइनल वेलोसिटी vf मान लिया। और उस समय उस h हाइट पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h। हो गया क्या? अब देखना, अगर मान लो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी h जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एस्केप स्पीड में इसको कभी वापस नहीं लाना है, नेवर रिटर्न बैक। मतलब बेसिकली वो कहाँ पहुंच जाए बोलो? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे पहुंचाना है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाना चाहिए ना वहाँ पर। h इन्फिनिटी होते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? ज़ीरो। तो अब देखना, इसका मतलब ये है कि हाफ mvi² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r इज इक्वल्स टू हाफ mvf² है ना।
वहाँ पे भी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो सकता है। अच्छा, इन्फिनिटी पे पहुँच गया, लेकिन हम लोग को निकालना मिनिमम स्पीड जिससे फेंके तो वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाए। कैसे निकालेंगे मिनिमम स्पीड? ध्यान से सुनिए। इस कंडीशन के लिए वो इन्फिनिटी पे पहुँच तो रहा है। अब आगे का कंडीशन निकालने से पहले ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है? ये आपको बोल दिया था पहले लिख देने के लिए, तो लिख लीजिए जल्दी से, है ना? नहीं तो जगह छोड़ दें तो आप बुक से भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई? मेन डेरिवेशन, इन्फिनिटी पे पहुंचना है। तो अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ, कम से कम ये बात तो पक्का है ना, ये नेगेटिव नहीं हुआ। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इन्फिनिटी पे पहुंचने के लिए ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ये इसके बराबर है, इन्फिनिटी पे पहुंचा दिए तो ये इसके बराबर है, तो ये वाला जो LHS है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इन्फिनिटी पे पहुंचे और जस्ट जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, पहुंच गया इन्फिनिटी पे, तो अब वापस नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ mvi² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, है ना? लिखते जाइए भाई, मिटाना पड़ सकता है। तो क्या लिख लेंगे भाई? m तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये हो गया vi² ग्रेटर दैन इक्वल टू g कैपिटल M बाई r इंटू 2, ठीक है भाई? 2g कैपिटल M बाई r। इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज vi ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ओवर 2gm बाई कैपिटल R, है कि नहीं बोलो, है ना? अच्छा, ये तो vi ग्रेटर देन दैट हो गया। अच्छा, अब क्या करें? इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही तो एस्केप स्पीड है। तो देखना भाई, vi इतना हो या इससे बड़ा हो, तो मिनिमम कितना हो? इतना, है ना? इतना हो या उससे बड़ा हो तो मिनिमम कितना हो? इसके इक्वल हो। तो इसका मतलब है एस्केप स्पीड को अगर VE से डिनोट करेंगे तो वो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा, और उसका मिनिमम वैल्यू है 2gm बाई r। दिस इज द एस्केप स्पीड, दिस इज द एस्केप स्पीड, ठीक है भाई? तो हम लोगों को अर्थ का या उस प्लेनेट का मास मालूम है, रेडियस मालूम है, कैपिटल G का वैल्यू मालूम है, तो ऑब्वियसली हम एस्केप स्पीड निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम एस्केप स्पीड निकाल सकते हैं इवन इन टर्म्स ऑफ, ये आप लोग लिखना है ना आपको, तो आप लोग ये लिखेंगे इवन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g। स्मॉल g हम लोग को मालूम है gm बाई r², ये होगा, ठीक है भाई? ये है हमारा ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे मालूम है? तो देखिए f तो मालूम है ना, f इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r², और इसी को mg से डिनोट कर लीजिए, है ना? तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g का वैल्यू gm बाई r²। तो gm बाई r² अगर यहाँ लाना चाहें तो एस्केप स्पीड क्या लिख लेंगे बोलो? रूट ओवर 2gm r बाई r²। r मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया रूट ओवर 2gr। क्या हो गया बोलो? रूट ओवर 2gr, है ना? gm बाई r² को g लिख लिए। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से।